हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग का यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एंडसेम्स के लिए यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें कोई और टॉपिक अलग से या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो भी नोट्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन लर्निंग होता क्या है। देखो, तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा होगा, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग। यानी कि ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सा एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग। अब नाम से समझ आ रहा है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सपोज एक मशीन है। इस मशीन को ना हमने कुछ पैटर्न दिया, या फिर सपोज मैंने इसको ना मशीन को स्टार्टिंग में एक फ्रूट दिया। मैंने बोला ये जो फ्रूट है ये एप्पल है। ये जो फ्रूट है ये एप्पल है। ठीक है, ये मैंने मशीन को दे दिया। ओके, उसके बाद मैंने मशीन को सपोज एक और फ्रूट दिया, विच इज लाइक ये ग्रेप्स है। ये ग्रेप्स है। ये ग्रेप्स है और ये वाला फ्रूट भी मैंने मशीन को डाला इंफॉर्मेशन में, एज एन इंफॉर्मेशन स्टोर करवाया। साथ में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी। इसको हम रॉ खा सकते हैं। इसको रॉ खा सकते हैं और ये मोस्टली स्वीट होता है टेस्ट में। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बोला ये एक फ्रूट है। ठीक है, सेम विथ ग्रेप्स। अब मशीन ने क्या करा, मशीन ने ना एक पैटर्न लर्न कर लिया। मशीन ने बोला अच्छा, अगर किसी चीज को हम रॉ खाए और वो स्वीट भी हुई, तो देयर आर चांसेस दैट द पर्टिकुलर थिंग वी कैन से इज कंसीडर्ड एज अ। ठीक है, तो अगली बार क्या हुआ कि मशीन के अंदर हमने सपोज डाल दिया गुआवा। गुआवा डाला, तो मशीन ने दोबारा देखा कि क्या हम इसको कच्चा खा सकते हैं और क्या ये स्वीट है टेस्ट में। हाँ, तो ये भी एक फ्रूट हो सकती है। ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल था, जस्ट फॉर समझाने वाला पर्पसेस। बट एक्चुअल में मशीन लर्निंग इज क्वाइट डिफरेंट। बस ये समझो, मशीन लर्निंग में क्या होता है, जब मशीन को स्टार्टिंग में हम कुछ डेटा देते हैं और उसके बेसिस पे मशीन कुछ इंफॉर्मेशन को गेन करती है, कुछ पैटर्न्स को बनाती है। ठीक है, दिस इज मशीन लर्निंग। अब एक बार इसकी फॉर्मल वी कैन से डेफिनेशन जो तुम एंड सेम्स में लिख के आने वाले हो वो देख लेते हैं। मशीन लर्निंग सबसे पहले तो एआई की ही एक ब्रांच है, जहां पर कंप्यूटर क्या करता है, लर्न करता है। किससे लर्न कर रहा है कंप्यूटर, डेटा से। तो कंप्यूटर डेटा से लर्न करता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और यहाँ पर हम हर बार कंप्यूटर को प्रोग्राम्ड नहीं करते, हर बार कंप्यूटर को कोड नहीं करते। अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डालनी है तो बार बार कोड के थ्रू नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जनरली जो मशीन लर्निंग है उसको प्रिडिक्शंस में, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशंस में, इन सब में यूज करते हैं। साथ में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं बेस्ड ऑन सम सैम्पल डेटा। अब ये जो डेटा यहाँ पर, जैसे ये जो डेटा मैंने दिया कि ये एप्पल इस कलर का होगा, ये होगा, इस डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। हमारे पास दो तरीके का डेटा होता है, एक होता है ट्रेनिंग डेटा, एक होता है टेस्टिंग डेटा। स्टार्टिंग में जब हम अपने मशीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं वो ट्रेनिंग डेटा होता है। उसके बाद हमें चेक करना है कि इस पर्टिकुलर डेटा पे मशीन ने क्या क्या पैटर्न्स बनाए, वो ठीक थे कि नहीं। और फिर अगर हम कोई और डेटा दे रहे हैं, बाद में चेक करने के लिए मशीन को कि कैसा वर्क कर रही है, उसको टेस्टिंग डेटा बोल देंगे। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने पटेटो डाला मशीन के अंदर, तो अब मशीन क्या करेगी, मशीन देखेगी कि पोटैटो को हम रॉ नहीं खा सकते। नहीं खा सकते तो मशीन उसको एज एन फ्रूट कंसीडर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाले जो डेटा होते हैं बाद में हमें चेक करने के लिए कि मशीन ने जो भी पैटर्न्स बनाए वो ठीक थे कि नहीं, हम कौन सा डेटा देते हैं, टेस्टिंग डेटा। क्लियर हो गया। तो अब देखो, तुम्हें मशीन लर्निंग तो समझ आ गया, पर यहाँ पर ना मशीन लर्निंग जो होती है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो टोटल टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग्स, अगर एग्जाम में पूछे कितनी टाइप की मशीन लर्निंग है, तो मशीन जो होती है वो अलग अलग तरीके से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है। अलग अलग तरीके का हम डेटा मशीन्स को देते हैं और उस बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू समझती हैं, पैटर्न्स बनाती हैं। तो उन्हीं को हम वी कैन से मशीन लर्निंग के टाइप्स बोलते हैं। अब मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आई होप सो पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो मशीन लर्निंग होती है उसमें तुम्हारे टाइप्स होते हैं। एक होती है तुम्हारी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, वन इज योर सुपरवाइज्ड लर्निंग।
सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन सेकंड इज योर सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, एक होती है तुम्हारी री लर्निंग। ठीक है, अभी मैं अच्छे से भी फॉर्म प्रॉपर डेफिनेशंस बताऊंगी, अभी बस समझो। री लर्निंग एंड वन इज योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये तुम्हारे सारे वी कैन से मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और री। सबसे पहले मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात करती हूँ। देखो मैंने तुम्हें इनिशियली क्या बताया था, देखो सपोज क्या होता है, कभी कभार मैं क्या करती हूँ, ये मेरी मशीन है, ये मेरी मशीन है। अब इस मशीन के अंदर मैंने क्या करा, मैंने बोला ओके देखो यहाँ पर एक कैट है, एक कैट है, मैंने एक फिगर दिया ऐसे, कैट का एक फिगर दिया और लिख के दिया ये एक कैट है, और मशीन को डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कैट है और मशीन के अंदर डाल दिया। सेम विथ मैंने एक डॉग डाला, एक डॉग डाला, लाइक एक डॉग की फोटो ली, लिखा मशीन के अंदर कि ये मेरा डॉग है, और इस इंफॉर्मेशन को भी मशीन के अंदर डाला। अब मशीन ने क्या करा, मशीन ने कैट की इमेज देखी और बोला ओके इसके पास एक वी कैन से इसके पास ईयर्स है, इसके पास टेल भी है, इसका साइज थोड़ा स्मॉल भी है, तो आई थिंक जब ऐसा कुछ फिगर होगा तो वो मेरा कैट होगा। तो इस तरीके से मशीन ने बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन वी कैन से एक पैटर्न बनाया। सेम विद उसने डॉग बोला कि ओके अगर ये बार्क कर रहा है, अब वो तो उसको नहीं पता चलेगा ऑब्वियसली वीडियो में, बट अगर सपोज हमने वीडियो डाली है कोई, अब ये बोलेगा अच्छा अगर ये बाग कर रहा है, साथ में इसकी टेल जो है वो ज्यादा लंबी है, इसका साइज ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू पुरानी वाली इमेज। ठीक है, एंड सेम इसके भी दो ईयर्स हैं, इसकी मॉस्टेज है, तो जो भी है सो ऐसी कुछ इमेज जब आ रही है तो वो मेरा डॉग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग जब हमारी सुपरवाइज होती है हम इसको इनपुट और आउटपुट दोनों साथ में दे देते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों मशीन को साथ में डाल देते हैं सो दैट मशीन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। इनपुट आउटपुट साथ में डाल देना मतलब मैंने एक इमेज डाली और कह दिया कि ये मेरी कैट है। ठीक है, इमेज डाली और कह दिया कि कैट है, तो दिस इज माई इनपुट आउटपुट पेयर, जब साथ में डाल रहे हैं वो सुपरवाइज लर्निंग होती है। समझ आ गया? अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, सेमी सुपरवाइज लर्निंग में हम थोड़ा सा डेटा जो होता है वो उनको एज एन इनपुट आउटपुट पेयर दे देते हैं, और थोड़ा सा डेटा जो होता है वो बिना किसी इनपुट आउटपुट के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी तक मेरी सुपरवाइज लर्निंग चल रही थी, अब इसी के अंदर मैंने मशीन को सिंपली एक कैट की इमेज डाल के दे दी, कैट की इमेज डाल के दे दी। अब मैंने इसको सिर्फ इनपुट दिया, मैंने आउटपुट नहीं दिया मशीन को। तो जब ऐसा होगा कि सिर्फ इनपुट डाल के दे रहे हैं और आउटपुट नहीं डाल के दे रहे, वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मशीन देखेगी और फिगर आउट करेगी ओके ये स्मॉल है, इसकी टेल है, इसके ईयर्स है, और मशीन बताएगी खुद से कि ये जो इमेज है ये कैट है, और उसको कैट के अंदर जाके क्लासिफाई कर देगी। समझ आया? सुपरवाइज में इनपुट आउटपुट पेयर्स होता है, सेमी सुपरवाइज में हम थोड़ा सा डेटा जो होता है वो इनपुट आउटपुट के फॉर्मेट में देते हैं, और फिर चेक करने के लिए वी कैन क्लेम, या फिर देखने के लिए कि ठीक से क्लासिफाई कर रहा है कि नहीं, कुछ जो होते हैं वो नॉर्मल इनपुट्स देते हैं। अभी फॉर्मल डेफिनेशन करेंगे इसकी। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, देखो अनसुपरवाइज लर्निंग में ना हम ये एज एन इनपुट आउटपुट पेयर नहीं देते, हम सिर्फ इमेजेस डाल के दे देते हैं, ये इमेज दे दी, ये इमेज दे दी, अब एक और इमेज दे दी, ऐसे कोई इमेज दे दी, कोई फीचर बता दिया। सपोज मैंने एप्पल की इमेज डाली और बोल दिया कि रेड कलर। ठीक है, तो अब क्या होगा, मशीन को समझ आएगा ओके ये रेड कलर है, दैट मीन्स ये एप्पल हो सकता है, लाइक ये रेड कलर के नीचे मुझे इस वो फ्रूट को डालना है हमेशा, तो वैसा। समझ आया? उसके बाद री लर्निंग क्या होता है, जब हमारी मशीन लर्निंग में क्या होता है, जब हमारी मशीन खुद से ट्रेन हो रही है, खुद से ट्रेन हो रही है, खुद से उसने कुछ कुछ पैटर्न्स बनाए, चीजों को समझा, लर्न करा, और उसके बाद हम इसके अंदर टेस्टिंग डेटा डालते हैं। सपोज अभी मैंने मशीन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड करी हुई है, ठीक है, अब मुझे टेस्ट करना है, तो मैंने इसके अंदर सपोज एक पोटैटो की इमेज डाली, और मशीन ने मेरे को यहाँ पर बता दिया कि ये जो इमेज है ना ये एक पोटैटो की है, ये जो इमेज है ये एक पोटैटो की है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस मशीन को रिवॉर्ड दूंगी,
इस मशीन को रिवॉर्ड दूंगी कि वाह तुमने तो बहुत सही प्रेडिक्ट करा। तो उसको पता होगा ओके आई एम वर्किंग फाइन। उसके बाद सपोज मैंने इसको एक वी कैन से एप्पल की इमेज दी, बट उसके बाद भी मशीन ने मुझे कहा ये एक मैंगो है, यानी कि मशीन ने इस बार गलत रिजल्ट दिया। तो मैं यहाँ पर मशीन को एक पेनल्टी दूंगी जिससे मशीन को समझ आएगा ओके इस बार जो मशीन ने क्लासिफाई करा था वो गलत था। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम वी कैन से मशीन को क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं और पेनल्टीज देते हैं, और इस हिसाब से मशीन को समझ आता है कि उसकी प्रोडिक्शंस कितने ठीक है कितने गलत है। ये तो हो गया ऊपर ऊपर से मेरा वाला थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग, मैंने मशीन लर्निंग के टाइप्स बताए थे, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो मशीन लर्निंग का टाइप होता है वो होता है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडल्स को लेबल्ड डेटा में ट्रेन करते हैं। लेबल डेटा यानी कि इनपुट आउटपुट के पेयर्स में हम मशीन के अंदर ट्रेन करते हैं मशीन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा सेट यूज होता है वो लेबल डेटा यूज होता है। द एल्गोरिदम लर्न्स द मैपिंग फंक्शन फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट। ये सब जो है, इनपुट क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा, आउटपुट क्या होगा, एक फंक्शन जो कि कभी भी डेटा ने नहीं देखा था। समझ आया? जैसे मैंने इनपुट में एक इमेज डाल दी और उसके बाद मैंने सपोज बोल दिया इसके पास ईयर्स हैं, ये है वो है और ये कैट है। तो दिस इज वी कैन से इनपुट आउटपुट्स का पेयर। तो सुपरवाइज लर्निंग में सबसे पहले क्या यूज होता है, लेबल डेटा यूज होता है। ठीक है, और मॉडल हमारा लेबल डेटा पे ट्रेन होता है, इतना लिखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा दो टर्म्स होते हैं। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, सुपरवाइज लर्निंग किस काम आता है, तो क्लासिफिकेशन के काम आता है और रिग्रेशन के काम आता है। अभी जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है ये दोनों तुम्हारे आगे वाले यूनिट्स में यूज होंगे, बट वी कैन से यूज भी नहीं होंगे प्रॉपर उस उन्हीं पर यूनिट्स है। तो अभी इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखना है, और अगर सपोज तुम वाइवा में गए हुए हो या फिर जो भी, अब तो आई थिंक सबको खत्म हो चुका होगा मोस्टली वाइवा, प्रैक्टिकल्स हो गए होंगे। बट अगर बाद में भी कोई देख रहा है तो ये वाली चीजें ना बहुत पूछी जाती हैं, और ये सब हम पढ़ते नहीं है और ध्यान नहीं देते कि एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दो जहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग यूज हो रही है या कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है उसके अंदर। तो ये सारी चीज होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में यूज होती है। ठीक है, अभी बस इतना देखो, हम बाद में देखेंगे। और पॉपुलर एल्गोरिदम्स क्या होते हैं सुपरवाइज लर्निंग के, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सब में सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं। अब ये सब है क्या, अगेन ये सब आगे आएगा क्योंकि पूरा रिग्रेशन तुम्हारा एक यूनिट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री सब आगे आएगा। ओके, तो अभी बस इनको देख लो, जब सब पढ़ोगे ना चारों यूनिट सब समझ आएगा मैं क्या कह रही थी। ओके, अब अनसुपरवाइज लर्निंग में मैंने तुम्हें क्या बताया था, हम कुछ भी डेटा इसको वीकेंड से कुछ भी डेटा नहीं, लेबल वाला नहीं देते, लाइक इनपुट आउटपुट वाला पेयर वाला डेटा नहीं देते। तो यहाँ पर जो मॉडल हमारा ट्रेन होता है वो किसी भी लेबल डेटा के थ्रू ट्रेन नहीं होता, और यहाँ पर हमारा गोल होता है कि मशीन खुद से समझे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो लर्निंग होती है क्लस्टरिंग में यूज होती है एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन में यूज होती है। अगेन द टर्म क्लस्टरिंग इज इन योर फोर्थ यूनिट जहां पर हम पूरा क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आगे चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इनपुट देंगे कोई अनलेबल डेटा, और आउटपुट क्या होगा, कुछ भी पैटर्न्स हमें मिलेंगे, हमारा मशीन कोई पैटर्न बना रहा होगा। समझ आया? बेसिकली यहाँ पर हम अनलेबल डेटा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये क्लस्टरिंग में और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में यूज होता है, और इसके पॉपुलर एल्गोरिदम्स है के मींस क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन एंड पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। DB scan is density based spatial clustering and K means is simple clustering. Again, these all are आगे वाली यूनिट्स में। ठीक है, अभी बस एग्जाम्पल की तरह देखो। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कुछ डेटा लेबल्ड होता है और कुछ डेटा इज नॉट लेबल्ड, बेसिकली इट इज अनलेबल्ड। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग एक हाइब्रिड अप्रोच है, यानी कि मिक्स है, जहां पर कुछ अमाउंट का लेबल डेटा, मतलब जो लेबल डेटा होता है ना वो छोटी अमाउंट में होता है, और उसके बाद हम ज्यादातर अनलेबल डेटा का यूज करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर ना हमारी मशीन की मॉडल की एक्यूरेसी वी कैन से ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने उसको लेबल डेटा डाला तो मशीन ने थोड़े पैटर्न्स बनाए। अब अनलेबल डेटा डाल रहे हैं तो मशीन अपना ज्यादा वी कैन से यूज कर रही है कि इसको किधर डालना है, किधर ग्रुप करना है, ये क्या हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मॉडल्स की एक्यूरेसी को अच्छी कर देता है। और ये जो होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब देखो क्या होता है एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग, कंफ्यूज मत होना। जब हम डेटा को लेबल करके डालते हैं, लेबलिंग डेटा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लेबलिंग डेटा यानी कि सुपरवाइज लर्निंग में जो लेबलिंग डेटा होता है वो एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक एक चीज को हमें लेबल करके डालना होता है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में मिक्स होता है। तो स्टार्टिंग में हमने जो डेटा डाला वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि वो लेबल्ड होगा। ठीक है, तो इस वजह से सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज बेसिकली लेस टाइम कंज्यूमिंग और लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर सारा लेबल डेटा होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग में छोटा पोर्शन लेबल डेटा होता है। ओके, अब यहाँ पर इसके भी पॉपुलर एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे सेल्फ ट्रेनिंग और कोड ट्रेनिंग। और यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे अगर सुपरवाइज लर्निंग के, तो बेसिकली एक सिनेरियो है जहाँ पर लेबर डेटा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यही सब चीजें हैं। ओके, अब लास्ट बोल सकते हैं फोर्थ टाइप इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या बताया था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम मशीन्स को रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज देते हैं और हम इसमें कोई डेटा वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं। बेसिकली ये रॉ होता है हाउ मशीन इज इंटरैक्टिंग विद इन एन एनवायरमेंट। मैंने एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई। मैंने बोला ये तुम्हारी गोल पोजीशन है और ये तुम्हारी सॉरी, ये तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये तुम्हारी गोल पोजीशन है, और ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है इसको मुझे स्टार्टिंग पोजीशन से गोल पोजीशन तक पहुंचाना है। तो इसने क्या करा, ये इन्वायरमेंट में आ गई है अब। ठीक है, ये पूरा इन्वायरमेंट है जहां पर ये वर्क कर रही है। आई स्टार्टिंग से स्टार्ट करा और गोल तक मुझे पहुंचा दिया। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगी कि इसने किसी को ठोका तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, रेड लाइट पे रुकी कि नहीं। उन बेसिस पे, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या करूंगी, इसको रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी दूंगी। सो हाउ द बेसिकली हाउ अवर एजेंट इज इंटरैक्टिंग विद इन एन एनवायरमेंट, तो यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो यहाँ पर एक एजेंट जब लर्न करता है एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके, साथ में उसको हम रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज देते हैं बेस्ड ऑन उसके एक्शंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन मोटिव होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वीकेंड से हम अपने मशीन को ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स दे, यानी कि हमारी मशीन अच्छा करे। ठीक है, इनपुट क्या होगा इसमें, हम एक एनवायरमेंट स्टेट देंगे और आउटपुट में हमें चाहिए मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं जिससे रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स होते हैं इसके, गेम प्लेइंग में यूज होता है और ऑटोनमस ड्राइविंग जो मैंने तुम्हें एक ड्राइविंग का एग्जांपल दिया उसमें यूज होता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल द फोर टाइप्स ऑफ लर्निंग्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मशीन लर्निंग। ठीक है, यानी कि हम मशीन लर्निंग में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का कैसे और कहाँ पर यूज होता है। तो देखो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज्यादा वीकेंड से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही मॉडल ज्यादातर डिसीजंस लेता है या कुछ प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से वी कैन से कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल से की हेल्प से ही अवर मशीन्स कैन मेक डिसीजंस और प्रिडिक्शंस। तो प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना, प्रोबेबिलिटी को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब वैसे तो तुमने ये सब पीएलएसपी पीएसएलपी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इतना कुछ तुम्हारे लिए हार्ड नहीं होगा, बस ऊपर ऊपर से देख लो। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। रैंडम वेरिएबल्स जहाँ पर हम आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो मतलब सिंपल सी चीज है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं एक डाई को रोल कर रही हूँ तो मेरे पास वीकेंड से अगर मैं डाई को रोल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 2 आए। ठीक है, तो ये 2 मेरा रैंडम वेरिएबल हो गया जहां पे मैं आउटकम को, लाइक दिस इज माय आउटकम, आई वांट दिस एज इन माय आउटकम। ठीक है, अब यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं।
ठीक है। डिस्क्रीट में यानी कि एक फिक्स नंबर होगा, फाइनाइट होगा, वो हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होता है। कंटिन्यूअस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूँ, सो दिस इज लाइक कंटिन्यूअस, बट डिस्क्रीट में अगर मैं डाई को रोल कर रही हूँ तो मुझे पता है मेरा आउटकम या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के एग्जांपल दूं, सपोज मैं बोल रही हूँ कि किसी इंसान को कितना या फिर इंसान छोड़ो, कि एक कंट्री का या फिर एक स्टेट का कितना टेम्परेचर हो सकता है। अब टेम्परेचर तो तुम्हारा 0 डिग्रीज भी हो सकता है, तुम्हारा माइनस में भी जा सकता है, तुम्हारा 100 डिग्रीज पार भी हो सकता है, और ऑब्वियसली एज अ स्टेट तो नहीं होगा, इन अ स्टेट तो नहीं होगा, बट 40 डिग्रीज भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स हो सकते हैं। तो ऐसे जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं, जहाँ पर 1 भी एक वेरिएबल हो सकता है, 2 भी एक वेरिएबल हो सकता है। ओके, अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो भी प्रोबेबिलिटीज है वो किस तरीके से असाइन हुई है। यानी कि अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है तो इन पे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यूज करते थे, और कंटिन्यूअस होता था तो उन पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करते थे। ये सब तुमने पीएसएलपी में पढ़ा हुआ है, एंड आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत डिटेल में चीजें आएंगी, बस ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है। तो पीएमएफ क्या होता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए यूज करते थे, एंड इस बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटीज को असाइन करते थे। ये फंक्शन होता था जिसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी को असाइन करते थे। सेम विद पीडीएफ, बट पीडीएफ इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस हमने कुछ पढ़े थे, जैसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन था। सो दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि हमने पीएसएलपी के अंदर पढ़े हुए थे। बर्नौली में क्या होता था, हम बाइनरी आउटकम्स का यूज करते थे। ये सारी चीजें थी, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। तुमने बेस थ्योरम पढ़ा होगा एक, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सारी चीजें ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो इन ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये पढ़ लेना। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखा था कि अगर हमें एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो उससे हम दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर मुझे बी के होने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है तो। सो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ करता था। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के होने का फॉर्मूला देखो क्या होता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी मतलब तुम्हें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर बी ऑलरेडी हो चुका है, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वी कैन से इंडिपेंडेंस करके कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। तो अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट, दो रैंडम वेरिएबल्स आपस में, एंड नॉट इवन रैंडम वेरिएबल्स, अगर दो इवेंट्स, ठीक है, दो इवेंट्स आपस में वी कैन से इंडिपेंडेंट होते थे, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे का उनका कुछ खास इंटरेक्शन होगा नहीं। ठीक है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वो हो जाता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ था, एंड दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि हम अभी पीएसएलपी तो नहीं पढ़ रहे हैं। समझ आ गया, एक बार ऊपर ऊपर से ये सब देख लेना। कोवेरिएंस क्या होता था, यहाँ पर हम रैंडमनेस को, रैंडम वेरिएबल्स को, दो रैंडम वेरिएबल्स आपस में कितने पास हैं, ये सारी चीजों को मेजर करते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी इतना डिटेल में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा से समझा दिया है, बाकी हम डिटेल में आगे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। बट ये समझ लो कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग, एंड तुम्हारे पास फिर प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, तो मेरे पास अलग अलग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बायनॉमियल होता है, बर्नौली होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ओके, तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है, बेसिक लीनियर एल्जेब्रा जो मशीन लर्निंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, बेसिक लीनियर एल्जेब्रा तुम्हारी एक मशीन लर्निंग की ही टेक्निक होती है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये। ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अब दिख रहा होगा। तो देखो, बेसिक लीनियर एल्जेब्रा क्या है, ये एक मशीन लर्निंग की टेक्निक है। लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, यहाँ पर सपोज हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट्स है, डेटा पॉइंट्स है, उन डेटा पॉइंट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
हाई डायमेंशनल स्पेसेस में या फिर स्केलर क्वांटिटीज बनाएंगे या 3D वेक्टर्स बनाएंगे या एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उन डेटा पॉइंट्स का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अवर लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है, यहाँ पर देखो लीनियर एल्जेब्रा इज द बैकबोन ऑफ मेनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादातर लीनियर एल्जेब्रा का यूज तब करते हैं जब हमारा डेटा सेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मॉडल्स भी मतलब लार्ज हो जाते हैं डेटा सेट्स, एंड मॉडल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कि ये जो डेटा सेट्स है, डेटा है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एक मैट्रिक्स बनाए या एक वी कैन से कुछ भी हाई डायमेंशनल स्पेसेस में इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है और टेंसर होता है। स्केलर मतलब एक सिंगल नंबर, वेक्टर यानी कि जब नंबर के साथ साथ हम डायमेंशंस भी दे दें उसको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। देन हमारे पास मैट्रिक्स होती है, ऐसे वाली 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम्स होता है। एंड टेंसर यानी कि अ जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिक्स टू मोर देन 2D। 2D से जब हम ज्यादा वेक्टर्स और मैट्रिसेस को कंबाइन करके बना रहे हैं, सो दिस इज अवर टेंसर। ठीक है, टेंसर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लीनियर अलजेब्रा के अंदर तुम बस इतना देख सकते हो, लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम क्यों यूज कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा को, क्योंकि हमारा मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, डेटा बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है, और हमें ये नहीं समझ रहे कि इनको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन अ हाई डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन ऑपरेशन होगा। एडिशन ऑपरेशन क्या होगा, ये तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है, अच्छा मैं इधर बना देती हूँ। और सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, एकदम सिंपल है, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, 0 1, एंड दिस इज माई 1 0। एंड यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स है विच इज 1 1 एंड 1 1। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर तुम्हें ऐड करना है तो तुम्हें क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से ऐड कर दो, देन इसकी सेकंड टर्म को इसकी सेकंड टर्म से ऐड कर दो, तो द न्यू मैट्रिक्स विल बी 1 2 2 1, लाइक दैट। सो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी परफॉर्म इन अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकता है, एक होता है तुम्हारा एडिशन, उसके बाद एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इस मैट्रिक्स में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो बन जाएगी मेरी, कैसे, हर टर्म के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0 2 2 0, लाइक दिस। ठीक है, सो दीज आर सम ऑपरेशन, सम मैट्रिक्स मल्टी वी कैन से सम मैट्रिक्स ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, यानी कि इस वाली टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे इससे, देन फिर इस टर्म को अगेन इन दो से करेंगे, तो दीज आर अवर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। और यहाँ पर हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी करते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑपरेशंस। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स है तुम्हारी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि रोज को कॉलम से एक्सचेंज कर दो। दिस इज योर 1 रो, जस्ट मेक इट अ कॉलम, मेक इट अ कॉलम लाइक दैट, 1 2। Then this is second row, make it as a column, 3 4। This is a transpose of a matrix. So these are operations we can perform in a matrix. Then हमारे पास linear algebra में dot products और cross products भी होते हैं। तो ये तो तुम्हें ऊपर ऊपर से समझ आया लीनियर अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़े पॉइंट्स को, ये सब, लेकिन लीनियर अलजेब्रा के अंदर के की कंसेप्ट्स भी हमें पता चल गए। पर अब ये जो लीनियर अलजेब्रा है मशीन लर्निंग में कहाँ यूज हो रहा है, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना हमको। अब एक्चुअल हम देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा का मशीन लर्निंग की कौन कौन सी टेक्निक्स में यूज होता है। तो सबसे पहले ये जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जब हमारे पास वी कैन से दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, दो वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच में अगर हमें एक रिलेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है, जैसे सपोज एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई। अब इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना है। हम इनको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ लीनियर, जो भी हमने अभी पढ़ा, लीनियर एल्जेब्रा, हाँ सॉरी मैं भूल गई, लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके बेसिस पे मैं यहाँ पर एक x वैल्यू डाल रही हूँ, और x के अंदर कोई वैल्यूज डाल रही हूँ, कोई रिलेशन बना रही हूँ, m एक स्लोप है वो बना रही हूँ। तो ये मैं लीनियर एल्जेब्रा का यूज कर रही हूँ। लीनियर एल्जेब्रा का यूज करके मैं x और y के बीच में एक लॉजिस्टिक वी कैन से रिग्रेशन बना रही हूँ, यानी कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन बना रही हूँ। तो दिस इज सिंपली मैं
मैं लीनियर रिग्रेशन, नॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि तुम एक इक्वेशन बनाओगे। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, ये मेरी सपोज एक बेसिक इक्वेशन है जिसको मैं लीनियर अलजेब्रा बोल रही हूँ, ये मेरी एक बेसिक इक्वेशन है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाली जिससे मुझे y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली, देन x की एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली, देन y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली। इसके बेसिस पे मुझे एक्स और वाई का रिलेशन पता चला। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्लोप या फिर एक ग्राफ भी बना दिया, तो ये लीनियर रिग्रेशन होता है। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, कंटिन्यूअस टारगेट्स को प्रेडिक्ट करता है। यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं दे रखा है, बट बेसिकली तुम इतना सोच सकते हो कि लीनियर रिग्रेशन में हम कंटिन्यूअस टारगेट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, हम इनपुट और आउटपुट के फीचर्स को प्रेडिक्ट करते हैं, और गोल हमारा होता है बेस्ट फिटेड लाइनिंग वेक्टर को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, ये जो लीनियर रिग्रेशन वगैरह है, अगेन ये आगे आएगा और उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी देखो कि अगर मशीन लर्निंग के अंदर हम लीनियर अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। पहला लीनियर रिग्रेशन में यूज हो रहा है, देन हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सपोर्ट वेक्टर मशीन और न्यूरल नेटवर्क, हर जगह पर लीनियर अलजेब्रा का यूज होता है। ना प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, ये एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है। ठीक है, जहां पर तो हमारे पास सपोज मल्टीपल डेटा प्रेजेंट है, अलग अलग डायरेक्शंस में मल्टीपल डेटा प्रेजेंट है। अब तुम्हें लग रहा है कि इसका होना और इन डेटा पॉइंट्स का होना ना होना बराबर ही था, क्योंकि इनके होने से भी सेम ही रिजल्ट मिल रहा था और ना होते तो भी सेम ही रिजल्ट मिल रहा था, तो तुमने इस डायमेंशन को ऐसे रिड्यूस कर दिया। अभी यही समझो, क्योंकि पीसीए आगे भी आएगा, दीज आर लाइक सब टॉपिक्स और ओवरव्यू, ये सब हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो बस इतना समझ लो कि अगर लीनियर अलजेब्रा कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर यूज हो रहा है, पीसीए के अंदर यूज हो रहा है, विच इज अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हम डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये यूज होता है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होती है, सपोज ऐसे तुम्हारे पास वी कैन से एक प्लेन है, एक जगह है जहां पर डेटा पॉइंट्स है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है। अब तुम्हें इन डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करना है, तो तुम एक हाइपर प्लेन की मदद से इन डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर दोगे, सो दैट जो दो क्लोजेस्ट हैं उनके बीच में मार्जिन जो है वो वी कैन से हमें मार्जिन निकालना हो। अभी नहीं समझ आ रहा, आई नो आगे आएगा। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ आगे आएगा, तो पूरा देखना तब समझ आएगा। ओके, अभी के लिए बस इतना समझो कि जो लीनियर अलजेब्रा है वो एक्चुअल में मशीन लर्निंग की कौन कौन सी टेक्निक्स के अंदर यूज होता है। अब ऑब्वियसली बात है, तुमने अभी ये टेक्निक्स पढ़ी नहीं है तो तुम्हें इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। जब ये मशीन लर्निंग के टेक्निक्स आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, रिग्रेशन के अंदर रिग्रेशन पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, और फिर ये यूनिट देखोगे, तब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार ये देखना, बाद में सब पढ़ के फिर जब एक्चुअल एंड से हो तो रिवाइज करना, और तब देखना कि सब कुछ तुम्हें कितने क्लियरली समझ आने वाला है। ठीक है, अभी बस इतना देखो कि ये जो लीनियर अलजेब्रा है सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर भी यूज होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है, हम एक हाइपरप्लेन फाइंड करते हैं जो कि क्या करेगा, मैक्सिमाइज मार्जिन के अंदर दो क्लासेस को डिवाइड कर देगा विद द हेल्प ऑफ एन हाइपरप्लेन फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी हमारा लीनियर अलजेब्रा यूज होता है। ओके, इतना पढ़ लिया, तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा कि ये जो बेसिकली मशीन लर्निंग है ना, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है प्रोबेबिलिटी और एक है लीनियर अलजेब्रा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के हेल्प से हम मॉडल्स की अनसर्टिनिटी को पता कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, पैटर्न्स का पता लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या आने वाला है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास टेक्निक्स होती है, जैसे नेव बेस हो गया या फिर हिडन मार्कोव मॉडल हो गया। तो ये सारी चीजें अगेन नेव बेस इज इन योर टॉपिक्स। ठीक है, सेम विद लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा हमें कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल फाउंडेशन हमारी जो मिलती है, जो मैट्रिक्स बनाते हैं या जो भी चीजें हम रिलेशंस बना रहे हैं, वेक्टर्स बना रहे हैं, वो सब लीनियर अलजेब्रा का ही तो पार्ट है ना। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, डायमेंशनलिटी को रिडक्ट करने के लिए, और न्यूरल नेटवर्क कंपटीशन, सब में लीनियर अलजेब्रा का यूज होता है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो मेन जो सार था हमारी स्टोरी का वही यही था कि जो भी हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी का किधर काम आ रहा है, या फिर प्रोबेबिलिटी का किधर काम आ रहा है, या लीनियर अलजेब्रा का किधर काम आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा सेट एंड इट्स टाइप। ठीक है,
डेटा सेट्स का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर जब तुम्हारे पास डेटा हो, ठीक है, जिसकी मदद से तुम मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हो, तो वो तुम्हारा डेटा सेट्स होता है। अब डेटा सेट्स में तुम्हारा इनपुट भी आ सकता है, इनपुट डेटा भी आ सकता है, आउटपुट डेटा भी आ सकता है। आउटपुट डेटा या तो तुम खुद एज एन लेबल डेटा दे सकते हो, या फिर जो मॉडल प्रेडिक्ट करके तुम्हें दे रहा है वो भी तुम्हारा एज एन आउटपुट डेटा हो सकता है। ठीक है, तो डेटा सेट्स की बात करें तो डेटा सेट्स इज लाइक अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसकी मदद से हम मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं, और डेटा सेट के अंदर इनपुट डेटा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग उसके आउटपुट्स भी होते हैं। ठीक है, अब डेटा सेट्स के अंदर कंपोनेंट्स की बात करें तो डेटा सेट्स के अंदर यानी कि जब हम डेटा दे रहे हैं मशीन्स को, तो समटाइम्स हम मशीन को फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर ये एप्पल है तो ये इसका साइज होगा, ये इसका कलर होगा, तो दीज आर फीचर्स। तो इनपुट्स के साथ साथ समटाइम्स हम क्या करते हैं, डेटा सेट्स को फीचर्स, मतलब जो भी हमारा डेटा है, जैसे एप्पल दे रहे हैं तो उसके साथ एक फीचर देंगे, उसको एज एन एट्रीब्यूट या कॉलम देते हैं, तो दिस इज अवर फीचर्स। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स जो डेटा सेट होता है वो हमारा वो लेबल डेटा से बनता है, यानी कि इनपुट के साथ साथ आउटपुट का पेयर भी देते हैं, सो दैट मशीन बाद में जाके चीजों को प्रिडिक्ट कर सके। ओके, ये वाला डेटा ज्यादातर ट्रेनिंग के टाइम पे प्रोवाइड होता है, और मिसिंग होता है टेस्टिंग के टाइम पे। टेस्टिंग के टाइम पे हम उसको इनपुट आउटपुट पेयर तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, तो वो मिसिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं। जो भी डेटा सेट होता है उस एक डेटा सेट को हम एज एन सैंपल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ मेटा डेटा होता है जो कि इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द डेटा सेट। ठीक है, जैसे कि अगर एक मेटा डेटा हो गया, सपोज मेरे डेटा सेट के अंदर मैं बोल रही हूँ कि लेबल डेटा है, या फिर ये फीचर्स हैं इसके साथ साथ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को भी अगर मैं एक डेटा के अंदर स्टोर करवाऊँ कि जो डेटा आएगा आगे वो लेबल डेटा होगा और साथ में इंफॉर्मेशन होगी, तो दिस इज मेटा डेटा, यानी कि information about the data set. तो these are some components of data set. अब आप पढ़ते हैं types of data sets क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग टास्क, मशीन लर्निंग को हम क्या टास्क दे रहे हैं, यानी कि हम मशीन लर्निंग के अंदर जो डेटा दे रहे हैं वो किस पर्पज से दे रहे हैं, मशीन को ट्रेन करवाने के लिए दे रहे हैं या टेस्ट करवाने के लिए दे रहे हैं। तो उस बेसिस पे अगर बात करें तो हमारे डेटा सेट्स मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग डेटा सेट्स, जहां पर हम क्या करते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं मशीन को, इनपुट पेयर देंगे, आउटपुट पेयर देंगे, लेबल डेटा देंगे, फीचर्स देंगे साथ में, दिस इज अवर ट्रेनिंग डेटा सेट्स। ठीक है, तो इसके बाद एक होता है हमारा टेस्टिंग डेटा सेट, जहाँ पर हम सिर्फ उसको लेबल डेटा देंगे और हमारा मेन मोटिव होगा चेक करना है कि मशीन सही से वर्क कर रही है, उसने सही पैटर्न्स बनाए हैं कि नहीं। तो इसमें जो हम डेटा पॉइंट्स देते हैं वो ये होते हैं जो मशीन ने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे, एंड दिस इज टेस्ट डेटा सेट। उसके बाद एक वैलिडेशन वाला भी होता है जो कि ऑल ओवर मशीन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रूनिंग वगैरह करते हैं, चेक करते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग के अंदर, मतलब अगर मैं टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स बोल रही हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन हम मशीन से क्या वर्क करवा रहे हैं। तब हम अलग अलग डेटा सेट्स को, मतलब डेटा सेट्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक ट्रेनिंग डेटा सेट हो गया, एक वैलिडेशन डेटा सेट हो गया, एक टेस्टिंग डेटा सेट हो गया, ये सारी चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर हमारे जो डेटाज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर डेटा में हम प्रॉपर रोज और कॉलम्स का यूज करके डेटा को डाल रहे हैं, एक स्प्रेडशीट में डाल रहे हैं, एक रो एक विगन से डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है, ईच कॉलम उसका फीचर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दीज आर स्ट्रक्चर डेटा। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें डेटा स्ट्रक्चर डेटा पॉइंट्स की, डेटा सेट्स की, तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं बेस्ड ऑन लाइक मशीन क्या वर्क कर रही है, या फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो अलग तरीके से क्लासिफिकेशंस होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हम टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस डाल सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ वी कैन से हम जब जेसन फॉर्मेट में डेटा दे रहे हैं या एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा दे रहे हैं तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि लेबल्स के अकॉर्डिंग अगर इनपुट आउटपुट पेयर दे रहा है, लेबल डेटा है, तो बेस्ड ऑन लेबल अवेलेबिलिटी भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स को, नॉट डेटा स्ट्रक्चर्स, वी कैन से डेटा सेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी इसको पूरा एक रोड मैप की तरह बना दूंगी तो समझ आ जाएगा। ठीक है, डेटा सेट्स की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे लेबल डेटा हो गया, अनलेबल डेटा हो गया। अनलेबल डेटा क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ इनपुट इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है, कोई लेबल्स नहीं देते हम, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, डेटा टाइप्स की बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम न्यूमेरिकल डेटा दे रहे हैं या कैटेगोरिकल दे रहे हैं या टेक्स्ट डेटा दे रहे हैं, सो दीज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेटा सेट्स कितने टाइप्स के हैं, क्या टाइप्स हैं डेटा सेट्स के,
तो पहली बात तो बेस्ड ऑन हम मशीन को कौन सा टास्क दे रहे हैं, अलग तरीके के से डेटा सेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हम वी कैन से हमारा लेबल लेबल के अकॉर्डिंग अगर डेटा सेट्स को क्लासिफाई करें तो हमारे अलग टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मशीन से क्या टास्क, उसके बाद स्ट्रक्चर कि कौन सा स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे हमारे डेटा सेट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट था हमारा क्या, बेस्ड ऑन डेटा टाइप कि कौन सा डेटा टाइप है, उस बेसिस पे डेटा सेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स, 4 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड उसके अंदर फर्दर टाइप्स है। समझ आया? Okay, now let's move to our we can say next topic or kind of last topic, last और second last topic of unit 1। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर अब हम पढ़ेंगे बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है एंड ओवरफिटिंग क्या होता है। ठीक है, अब अगर तुम लोग ये अपने वाइवा के टाइम पर देख रहे हो वीडियो, अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम पे देख रहे हो, तो ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है इन योर वी कैन से वाइवा के टाइम पे, या फिर हो सकता है तो ये तुम्हारे एंड सेम्स में भी पूछी जाएगी। ऑल तो जो भी मैंने पढ़ाया अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ एंड सेम्स में पूछा ही जाता है यूजुअली तो। ठीक है, इस सब्जेक्ट में नहीं पूछा जाएगा तो इसके जैसे किसी सिमिलर सब्जेक्ट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन इन सब में पूछ लिया जाएगा, ऐसा वाला चीज है। ठीक है, तो सब कुछ ध्यान से पढ़ना है। मशीन लर्निंग के अंदर 4 टर्म्स है, बायस, वेरिएंस, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एंड ओवरफिटिंग। तो सबसे पहले हम फंक्शन अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन है क्या। ठीक है, उसके बाद हम इसके अप्रोचेस देखेंगे। फंक्शन अप्रोक्सीमेशन सिंपल देखो, जब हम मशीन के अंदर कोई डेटा डाल रहे हैं, अपने मॉडल के अंदर डेटा डाल रहे हैं, तो मॉडल क्या कर रहा है, एक मैथमेटिकल फंक्शन बना रहा है सो दैट अगर आगे मैं कोई मॉडल कोई भी वी कैन से इनपुट आउटपुट का पेयर डालूं तो मशीन पता कर पाए कि उसको किधर किस कैटेगरी में डालना है। समझ आया? बेसिकली या फिर वी कैन से नॉट इवन इनपुट आउटपुट का पेयर। सपोज मैं इनिशियली मेरा ये मॉडल था, इसके अंदर मैं इनपुट आउटपुट पेयर्स डाल रही थी, इनपुट आउटपुट पेयर्स डाल रही थी। तो अब मशीन ने क्या करा, कुछ कुछ चीजें बनाई और अपने अंदर एक मैथमेटिकल फंक्शन बना दिया। अब क्या होगा, जब मैं इसके अंदर एक इनपुट डालूंगी चेक करने के लिए, तो ये क्या करेगा, अपने मैथमेटिकल फंक्शन की हेल्प से मुझे एक आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये जो इनपुट के अकॉर्डिंग मशीन आउटपुट दे रही है उसके लिए वो एक फंक्शन बनाती है, वही फंक्शन हमारा फंक्शन अप्रोक्सीमेशन होता है। ठीक है, तो फंक्शन अप्रोक्सीमेशन का पूरा मतलब क्या हो गया कि जब मशीन लर्न कर रही है और उसके बाद उसकी हेल्प से एक फंक्शन क्रिएट करेगी जो हमें आउटपुट देगा फॉर एन गिवन इनपुट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। दिस इज योर फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। समझ आ गया? एग्जाम्पल क्लियर हो गया? दैट्स इट। तो फंक्शन अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि जब हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग में जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे थे तब जो हम इनपुट्स देते हैं उस बेसिस पे क्या होता है कि मशीन या फिर मॉडल अपना एक फंक्शन बनाती है सो दैट आगे कुछ इनपुट आएगा तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न्स वो हमें एक आउटपुट दे पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम मशीन के अंदर देंगे क्या, हम मशीन के अंदर ट्रेनिंग एग्जांपल्स देंगे, यानी कि हम लेबल डेटा देंगे कि अगर सबसे पहले हम मशीन के अंदर कुछ लेबल डेटा देंगे कि इस वाले एक्स पर ये वाई की वैल्यू होगी, देन इस वाले एक्स पर ये वाई की वैल्यू होगी एंड इस बेसिस पर हमारा जो मशीन है वो एक फंक्शन अप्रोक्सीमेशन यूज करेगी, यानी कि फंक्शंस को बनाएगी। ठीक है, एक फंक्शन बनाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लॉस फंक्शन होता है जो कि यूज होता है मिनिमाइजेशन में। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो गोल्स तुम्हारे इस तरीके से सबसे पहले गिवन तुम इस तरीके का डेटा दोगे, देन तुम्हारी मशीन एक गोल बनाएगी। मतलब गोल क्या होगा कि हमारी जो मशीन है वो एक फंक्शन बना रही है एफ एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास फंक्शन अप्रोक्सीमेशन के 2 अप्रोचेज होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक अप्रोच और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच। तो यहाँ पर पैरामीट्रिक में क्या है कि यहाँ पर अगर हमारी मशीन कुछ इस तरीके से फंक्शंस को बना रही है, सिंपल सा देख लो, अगर एक लीनियर फॉर्म में फंक्शंस को बना रही है, सपोज a प्लस बी एक्स के फॉर्म में बना रही है, जहां पर तुम्हें a और b फंक्शंस की वैल्यूज को पहले से पता है, वो एज एन पैरामीटर पास है, तो उसको हम पैरामीटर रिग्रेशन बोलते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है कि जो भी मशीन फंक्शंस बनाती है वो बनाती है k नियरेस्ट नेबर्स की हेल्प से अजम्पशंस को करती है। अभी k नियरेस्ट नेबर्स आगे आएगा, अभी के लिए इतना वरीड ना हो। ठीक है,
तो पैरामीट्रिक में क्या होता है, मशीन को ऑलरेडी पैरामीटर्स के बारे में पता होता है, वो सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से अपने फंक्शन को बना लेती है। और नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है, जो भी फंक्शन अप्रोक्सीमेशन होती है वो के नियरेस्ट नेबर्स की हेल्प से बनती है। उसके बाद हमारे पास अगला टर्म आता है बायस एंड वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर बायस एंड वेरिएंस क्या होता है, पहली चीज तो ये ना हमारे एरर है, एरर है, ये हमारे एरर है जो कि मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, उनको डिटेल में देखते हैं। तो अब आ जाओ, मैंने क्या बोला कि जो बायस और वेरिएंस है ना, ये हमारे कुछ एरर्स होते हैं। सपोज सिंपल सी चीज है, सपोज तुम्हारे पास एक मशीन लर्निंग का विज्ञान से यहाँ पर तुम्हारी एक मशीन है। अब जो मशीन है ना, ये बनी है बहुत ही ज्यादा सिंपल मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, यानी कि तुम इसमें एक सिंपल सा इनपुट डालो और वो तुम्हें एक अच्छा सा परफेक्ट आउटपुट निकाल के दे देगी। ठीक है, लेकिन अब तुम इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा डाल रहे हो, जिसको प्रोसेस करना भी मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा डाल रहे हो, और उस वजह से मशीन उतनी कॉम्प्लेक्सली अभी रेडी नहीं हुई है कि वो इतना लार्ज अमाउंट या फिर इतना बड़ा सा डेटा को प्रोसेस कर पाए। तो इतनी हमारी मशीन अभी एडवांस नहीं हुई है, तो वो हमें गलत एरर्स को दे देगी, एंड दिस इज बायस। ठीक है, बायस का मतलब क्या है, ये वो एरर्स है जहां पर हमारा सिंपल मॉडल है लेकिन उसके अंदर हम एकदम कॉम्प्लेक्स सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स डाल देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मशीन को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मशीन तो ट्रेन है एकदम सिंपल चीजों के लिए। यानी कि अगर तुम अभी डीएसए स्टार्ट करो, डीएसए के अंदर अभी तुमने एकदम सिंपल सा एरेस पढ़ा ही है कि क्या होता है। ठीक है, और तुम बोलते हो कि ओके अब मुझे डीएसए का कुछ भी दे दो, तुमने पढ़ा एरे है, अब मैं तुम्हें इनपुट में लिंक लिस्ट दे दूं या ग्राफ दे दूं, तुम तो देखते ही बोलोगे कि क्या हो गया, और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा और तुम फेल हो जाओगे, तुमसे वो चीज नहीं हो पाएगी। सेम विथ यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब क्या है, तुम अभी अंडर प्रिपेयर हो, है ना, अभी तुमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है। एंड सेम ये चीज यहाँ पर भी होती है। बायस इज बेसिकली एक एरर्स जो तब आता है जब हमारा मॉडल बहुत सिंपल होता है लेकिन उसके अंदर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डाल देते हैं कि इसको सॉल्व करो, अब वो करता ही नहीं है, और क्या हो जाता है, अंडर फिटिंग हो जाती है, यानी कि वो हाई नंबर ऑफ बायस दे देता है, यानी कि हाई नंबर ऑफ एरर्स दे देता है। और इसका मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा मॉडल अभी रेडी अच्छे से नहीं हुआ है, और इस एरर को हम बोलते हैं बायस। ठीक है, और इसकी वजह से अंडर फिटिंग होती है। अंडर फिटिंग का मतलब सिंपल सा हुआ कि मॉडल अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेनिंग के यहाँ पर मतलब ये कैसे हो सकता है, बायस क्यों आएगा, अगर हम ट्रेनिंग के टाइम पर उसको इतने अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, या फिर लास्ट में हम परफॉर्मेंस के टाइम पर अच्छे से नहीं चेक कर रहे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये वाला एरर आ जाता है। तो अगर हाई बायस है, हाई बायस है, बायस का मतलब सिंपल मॉडल के अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा डाला और एरर आ गया, यानी कि मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं था, तो यानी कि अंडर प्रिपेयर था। तो अगर हाई बायस है तो हमारे पास क्या चीज होती है, हाई बायस के केस में हमारे पास अंडर फिटिंग होती है। ठीक है, हाई बायस के केस में हमारे पास अंडर फिटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस, अब वेरिएंस भी एक एरर है। ठीक है, ये भी एक एरर है जो कि इंट्रोड्यूस होता है मॉडल सेंसिटिविटी के कारण। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा छोटी छोटी वीकेंड से इंफॉर्मेशन मॉडल के अंदर डाल देते हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा डेटा जो मॉडल के अंदर डालते हैं और मॉडल कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेम सेम वी कैन से सेम सेम तरीके का डेटा मॉडल के अंदर डाल रहे हैं और मॉडल कंफ्यूज हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाई वेरिएंस या फिर ओवर फिटिंग। ठीक है, मॉडल इतना कंफ्यूज हो चुका है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मॉडल है, अब इसके अंदर मैंने फ्रूट डाला, बोला ये फ्रूट एप्पल है, एक ऑरेंज फ्रूट डाला, बोला ये भी एप्पल है, ग्रेप्स डाले, बोला ये भी एप्पल है। अब मॉडल ना क्या कर रहा है कि पैटर्न्स बनाने की कोशिश कर रहा है, और उस वजह से ना इतना इतना सारा डेटा आ गया कि मॉडल कंफ्यूज हो गया। अब मॉडल जो मैथमेटिकल फंक्शंस बना रहा है वो बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा डेटा था वो कंफ्यूज हो चुका है, और वो कुछ भी गलत पैटर्न्स बना रहा है, और उस वजह से अगर मैं एकदम सिंपल सा उसको बोलूँ ग्रेप्स डाल के या फिर बनाना डाल के बोलूँ कि चलो बताओ ये कौन सा फ्रूट है, तो मॉडल इतना कंफ्यूज हो चुका है कि वो मुझे गलत रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, बायस का मतलब क्या होता है, सिंपल मॉडल है, सिंपल मॉडल जो है वो सिंपल ही ट्रेन हुआ है लेकिन उसको हमने कॉम्प्लेक्स डेटा डाला। वेरिएंस का मतलब होता है मॉडल के अंदर हमने जब ट्रेन करा, हमने इतना इनिशियली ही इतना कॉम्प्लेक्स डेटा डाल दिया कि जब उस मॉडल के अंदर मैं सिंपल सा भी डेटा डाल रही हूँ तो मॉडल कंफ्यूज हो रहा है और हमें एरर दे रहा है। तो दिस इज ओवर फिटिंग, यानी कि मॉडल के अंदर इतनी चीजें इतनी इंफॉर्मेशन ठूस दी कि मॉडल को समझ ही नहीं आया कुछ। ठीक है, तो हाई बायस यानी कि अंडर फिटिंग, हाई वेरिएंस मतलब कि ओवर फिटिंग। तो एक अच्छे मॉडल को होने के लिए लो बायस और लो वेरिएंस होना चाहिए। समझ आ गया।
तो यहाँ पर दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर अ गिवन पॉइंट। हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, दिस इज अवर मीन स्क्वायर्ड एरर। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा बायस और वेरिएंस जो है उसका इतना स्पेसिफिक एरर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहीं पर मैंने तुम्हें बोला कि वेरिएंस से क्या होता है, ओवर फिटिंग होती है। वेरिएंस से क्या होता है, ओवर फिटिंग होती है। एंड एक्चुअल में ये ओवर फिटिंग का कारण है क्या, ओवर फिटिंग है क्या? मैंने तुम्हें क्या बोला, ओवर फिटिंग इज लाइक जब हम अपने मॉडल के अंदर बहुत सारा डेटा डाल दे रहे हैं कि मॉडल कुछ नहीं समझ पा रहा है और सिंपल से डेटा पे भी गलत आंसर दे रहा है, तो वो ओवर फिटिंग होता है। अंडर फिटिंग जब मॉडल बनाया ही सिंपल है और डेटा कॉम्प्लेक्स डाल दिया और मॉडल को समझ ही नहीं आया, तो वो अंडर फिटिंग हो गई। ठीक है, अब एक बार ओवर फिटिंग को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है और उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी ये। ठीक है, तो फटाफट से ओवर फिटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ओवर फिटिंग देखो। ओवर फिटिंग क्या होता है, जब हमारा मॉडल को हम इतना सारा डेटा दे देते हैं, इतना ट्रेनिंग डेटा दे देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है, साथ में वो नॉइस और कुछ रैंडम फ्लक्चुएशंस, यानी कि कुछ भी मतलब वी कैन से अपने हिसाब से कुछ भी ऐसे फंक्शंस बना देता है जो हम नहीं चाहते थे कि वो बनाए। ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से वो पैटर्न्स क्रिएट कर देता है जो कि गलत है और हम नहीं चाहते थे वो वाले पैटर्न्स क्रिएट हो। तो दिस इज ओवर फिटिंग। ठीक है, अब ओवर फिटिंग में क्या क्या हो सकता है, किस वजह से ओवर फिटिंग हो सकती है, जब हमने अच्छे से लाइक ट्रेनिंग के वक्त हो सकती है कि अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करी। ठीक है, अच्छे से वैलिडेट नहीं करा। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि ओके एक सेकेंड, नहीं, हाँ, कॉजेस क्या होता है, कॉजेस होते हैं कि हमने अच्छे से ट्रेन नहीं करा, है ना, जो भी मैंने बोला वो कॉजेस थे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कॉजेस क्या होता है, ओवरफिटिंग क्यों होती है, अगर मैं डेटा को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रही हूँ या फिर अच्छे से टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा दे रही हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ डेटा दे रही हूँ, तो इस वजह से ओवरफिटिंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि ट्रेनिंग के वक्त पे वो कम एरर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है कि ट्रेनिंग के वक्त पे तो कम एरर्स देगा, लेकिन जब लास्ट में टेस्ट करोगे तो वो पूरा खराब हो चुका होगा। ठीक है, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। और कॉजेस क्या होता है, क्यों होता है ओवरफिटिंग, कॉज ऑफ हम मॉडल्स को ठीक से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा दे रहे हैं, उस तरीके से होता है। अब हम ओवरफिटिंग को चेक कैसे कर सकते हैं, अपने मॉडल्स को कैसे चेक करें कि इसके अंदर ओवरफिटिंग हो रही है कि नहीं। पहला तो हम अपने मॉडल की, तो यहाँ पर हम मॉडल को कैसे डिटेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो देखो, हमें कैसे चेक करना है कि हमारे मॉडल के अंदर ओवर फिटिंग तो नहीं हो रही। हम यहाँ पर अपना ट्रेनिंग डेटा बना सकते हैं। ठीक है, और मतलब ट्रेन करते वक्त उसको वी कैन से डेटा दे सकते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर मॉडल की परफॉर्मेंस को स्प्लिट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेटा। तो दीज आर टू डिटेक्शन मेथड्स कि पहले तो हम ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट थे उनको वैलिडेट करके देखेंगे कि ट्रेनिंग के वक्त क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या चीजें थी, या फिर उनको बेसिस ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है डेटा को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, कितना डेटा ठीक था, इतना खराब था, ये सारी चीजें। ओके, तो ये डिटेक्शन मेथड हो गया। उसके बाद प्रिवेंशन क्या क्या, प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या हो सकती है कि यहाँ पर तुम जब डेटा को डाल रहे हो, तुम चेक कर लो कि डेटा ठीक हो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कर लो डेटा में, जल्दी रुक जाओ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा मत डालो। उसके बाद बैगिंग और बूस्टिंग होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं ट्रेड ऑफ के, यानी कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ये सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर हमें मॉडल को की कॉम्प्लेक्सिटीज को इंक्रीज करना है, हमें अपने मॉडल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उसके लिए मतलब अगर मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बने और ठीक रहे, तो उसके लिए बायस कम कर दो और वेरिएंस बढ़ा दो। तो दिस इज योर बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पैक्ट क्या क्या होता है तुम्हारा, अगर हाई बायस हुआ और हाई वेरिएंस हुआ। देखो, हाई बायस यानी कि मॉडल हमारा बहुत ज्यादा सिंपल था, डेटा बहुत ज्यादा खराब था और मॉडल फेल हो चुका है इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को कैप्चर करने में, तो दिस इज अंडर फिटिंग। हाई वेरिएंस होगा तो ओवर फिटिंग। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होती है इम्प्रूवमेंट के लिए,
कि हाई बायस अगर हमारा आ रहा है तो हमारे को अपने मॉडल को और अच्छे से ट्रेन करना है और अच्छे फीचर्स ऐड करने हैं। हाई वेरिएंस है तो हमें अपने मॉडल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ट्रेनिंग डेटा अच्छे से रेगुलाइज करके अच्छे से देना है। तो दीज आर अगर वी कैन से ट्रेड ऑफ्स, और यहाँ पर हमने मोस्टली सब चीजें पढ़ ली हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एक बार तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मशीन लर्निंग हमने पढ़ा, पर्सपेक्टिव एंड इश्यूज नहीं पढ़ा है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग ये भी हमने नहीं देखा। ठीक है, ये वाली चीज मैं अभी तुम्हें पढ़ा देती हूँ। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, पढ़ लिया है। रिव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया है। अलजेब्रा टेक्निक्स, डेटा सेट्स और टाइप्स भी देख लिए। बायस एंड वेरिएंस भी देख लिया। फंक्शन अप्रोक्सीमेशन भी देख लिया एंड ओवरफिटिंग भी देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने मशीन लर्निंग का ऊपर से चीजें देखी थी, पर्सपेक्टिव एंड इश्यूज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। चलो तुम्हें फटाफट से पढ़ा देती हूँ एंड उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब देखो, पर्सपेक्टिव एंड इश्यूज ऑफ मशीन लर्निंग है क्या, इश्यूज इन मशीन लर्निंग है क्या। देखो क्या होता है ना कि इनिशियली मशीन लर्निंग जब हो रही थी, लोग सोच रहे थे कि मशीन्स को कैसे ट्रेन करना है, क्या ट्रेन करना है। उस वक्त बाकी लोगों के अपने अपने कुछ पर्सपेक्टिव्स थे। ठीक है, वो पर्सपेक्टिव्स थे कि मशीन्स को इस तरीके से ट्रेन करना है, ये चीजें करनी है, ये यहाँ पर ये करना है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये सारे लोगों के वी कैन से पर्सपेक्टिव थे या फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव सामने आए। उनके बेसिस पे मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट जो पहले होता था, या फिर जहां पर हम मशीन्स को लर्निंग को पहले यूज करते थे, वो भी चेंज हुआ। तो ये सारी चीजों पे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। ठीक है, तो यहाँ ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लोगों के हैं मशीन लर्निंग को यूज करने के, वो थे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, एथिकल इम्प्लीकेशन मशीन लर्निंग की, और कुछ कुछ इश्यूज भी हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर क्या हुआ कि जैसे ये मशीन लर्निंग अलग अलग फील्ड्स के साथ इंटीग्रेट होने लग गई, लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आने लग गए, जिनसे मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट, एप्लीकेशन और एथिक्स सब इन्फ्लुएंस हुआ। समझ आया? ओके, तो अब हमारे पास जो पर्सपेक्टिव्स आए वो टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस पर आए। तो सबसे पहले जो वी कैन से रिवॉल्यूशन आया, वो आया हमारा कहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, देखो मैंने क्या बोला कि जब मशीन लर्निंग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बूम कर रही थी, ठीक है, तो हो क्या रहा था कि हर कोई अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए। तो सबने अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए कि मशीन लर्निंग को इधर भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकते हैं। और उन उन सब की वजह से मशीन लर्निंग का बेसिक जो डेवलपमेंट था, या फिर जो स्टार्टिंग में था, वो सब भी चेंज होने लग गया, क्योंकि वो चीजें, मशीन लर्निंग की वो चीजें अलग अलग जगहों पर भी इंटीग्रेट होने लग गई। तो सबसे पहले आया टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए कि मशीन लर्निंग को हम इधर भी यूज कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं। और इससे हमारे जो ओरिजिनल वी कैन से ओल्ड इंडस्ट्रीज थी, वो रिवॉल्यूशनलाइज होने लग गई। ठीक है, सिस्टम्स ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, जैसे कि ड्राइविंग में इनोवेशन आया, लोगों ने हेल्थ केयर, फाइनेंस, इन सब एरियाज में मशीन लर्निंग का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर कुछ एआई ड्राइवन एप्लीकेशंस आने लग गए, जिसमें एनएलपी यूज हुआ, कंप्यूटर विजन यूज हुआ, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यूज हुई। तो ये सारी चीजें थी कि मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इतनी ज्यादा यूज होने लग गई। ओके, सेकेंड पर्सपेक्टिव क्या था, सोशल पर्सपेक्टिव। यानी कि लोगों ने डिसाइड करा, या फिर वी कैन से सेकंड इम्पोर्टेंट चीज जो बनी वो थी कि मशीन लर्निंग से लोगों की सोशल लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, रूटीन इंप्रूव हो जाए। देखिए, मशीन से उनको पर्सनलाइज सर्विस दे सके, और ये चीजें होनी चाहिए कि प्राइवेसी मेंटेन रखे। ठीक है, ये सारी चीजें लोगों का कंसर्न था। तो जब मशीन लर्निंग के अंदर पहली चीज तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए चीजें कर रहे थे, तो वो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। उसके बाद हमने लोगों की सोची, तो दिस इज सोशल पर्सपेक्टिव। तो सोशल पर्सपेक्टिव लोगों की नॉर्मल लाइफ में मशीन लर्निंग ने कैसे हेल्प करी, क्या चीजें करी। तो सबसे पहले लोगों की पर्सनलाइजेशन में हेल्प करी। ठीक है, मशीन लर्निंग ने क्या करा, पर्सनलाइजेशंस में हेल्प करी। ठीक है, जैसे रिकमेंडेशंस देना। तुम यूट्यूब देखते होगे तो यूट्यूब के अंदर तुम्हें रिकमेंडेशंस आती होंगी, या फिर इंस्टा के अंदर तुम बोलते हो ना, कुछ एल्गोरिदम ऐसा है कि जो तुम बोलते हो या फिर जो तुम सर्च करते हो वैसी वाली रील्स आने लगती हैं। तो ये सब पर्सनलाइजेशन, ये वाली चीजें जो थी, वो सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर आई। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग ने कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक भी कर दी।
ठीक है, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग अपने आप हो रही है, उसके अंदर चीजें डालो अपने आप हो रही है। समटाइम्स कस्टमर सर्विस ऑटोमेटिक हो जाती है, या फिर कुछ बॉट्स ऐसे बनने लगते हैं जो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स दे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा हुई, तो लोगों की लाइफ उस वजह से भी इजी हुई। एंड डेटा ड्राइवन सोसाइटी भी वी कैन से इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा डेटा पे रिलाई करने लग गए। तो ये सारी चीजें जहाँ पे लोगों को डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजंस वगैरह करने होते थे, तो उन डिसीजंस में भी वी कैन से मशीन लर्निंग ने ज्यादा हेल्प करी। हेल्थ केयर सेक्टर्स में, मार्केटिंग में, या फिर फाइनेंस में भी तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बॉट्स का भी यूज करने लग गए। नॉट इवन बॉट्स, वी कैन से राय मांगने के लिए यूज करने लग गए मशीन लर्निंग का। ठीक है, सो दीज आर ऑल आर सोशल पर्सपेक्टिव्स। तो सिंपल सी बात है, ये पर्सपेक्टिव्स का मतलब ये पर्सपेक्टिव्स का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि मशीन लर्निंग पहले किधर यूज होती थी, एंड देन लोगों ने, जब हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इमर्ज करा, नॉट इमर्ज इवन, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मर्ज करा, तो हमने फिर मशीन्स को किधर किधर यूज करा। ठीक है, तो और क्या क्या पर्सपेक्टिव्स बने। तो सबसे पहले फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था कि हमें अपनी मशीन लर्निंग को फाइनेंशियली, नॉट फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बना कि हम अपनी मशीन लर्निंग को टेक्नोलॉजिकली कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सो दैट चीजें इंप्रूव हो। देन सोशल पर्सपेक्टिव बना कि अपनी मशीन लर्निंग को हम इन जगहों पे यूज करेंगे सो दैट लोगों की हेल्प हो, लोगों को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, लोग डिसीजंस ले पाए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अगर वो डिसीजन अच्छा नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं, डर जा रहे हैं, अपने डिसीजंस पे डाउट कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग की हेल्प ले लें। ठीक है, कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो गई या इनके ऑटोमेटिक कस्टमर सर्विसेज आने लग गई, बॉट्स आने लग गए, ये सारी चीजें। तो सोशल पर्सपेक्टिव में भी मशीन लर्निंग का बहुत यूज हुआ। उसके बाद थर्ड है बिजनेस एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस में भी मशीन लर्निंग का काफी यूज हुआ। ठीक है, कंपनीज को बहुत फायदा हुआ मशीन लर्निंग से। यहाँ पर क्या होता था कि मशीन्स कुछ काम ऑटोमेटिक कर देती थी, तो ह्यूमन एरर्स कम हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस का कॉस्ट रिडक्शन होने लग गया, यानी कि जो चीजें ज्यादा कॉस्ट लेती थी वो कम हो गई मशीन लर्निंग की मदद से। तो ये सारी चीजें थी। मशीन लर्निंग पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर देती थी, आगे के आने वाले ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर देती थी। तो ये सारी चीजें बहुत हुई इन अवर वी कैन से बिजनेसेस, कि बिजनेसेस में भी मशीन लर्निंग का एक अच्छा पर्सपेक्टिव रहा। मतलब जो हमारा पर्सपेक्टिव था कि हम बिजनेस के अंदर मशीन लर्निंग को यूज करेंगे, वो भी सक्सेसफुल होता हमने देखा। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग इज एथिकल, वी कैन से एथिकली हम कैसे यूज कर सकते थे मशीन लर्निंग को। वी कैन सिंपली से जो फोर्थ पर्सपेक्टिव आया सामने निकलकर, वो था एथिकल पर्सपेक्टिव। तो देखो यहाँ पे क्या था, जब मशीन लर्निंग आई थी, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे कि इसको हम टेक्नोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, सोशली लोगों को इम्प्रूव करने में, सोशल लाइफ लोगों की इम्प्रूव करने में कैसे यूज कर सकते हैं। दीज आर सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। पर एक पर्सपेक्टिव आया, वो था एथिकली, ये कितना ठीक है, मशीन को हम कितना डेटा दें जो सही हो, या फिर ये सब था हमारा मेन इशू था कि मशीन्स खुद से कुछ अजीब डेटा पे ट्रेन ना हो जाए। ये सारी चीजें थी। तो इसके लिए वी वांट कि मशीन लर्निंग में जो भी डेटा जा रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। सो दिस इज अवर फोर्थ पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं मशीन लर्निंग के इश्यूज पर। ओके, तो अब लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेजर इश्यूज हमारे को क्या देखने को मिलते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। तो सबसे पहले तो यही है, जो हमने पहले भी देखा था, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग वाला केस। तो पहला इशू तो डेटा की क्वालिटी को मेंटेन रखना हो रहा है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा नॉइज डाल देते हैं डेटा के अंदर, कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट डेटा डाल देते हैं, और उस वजह से मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये एक इशू होता है। ठीक है, अदर सिग्निफिकेंट इश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी मशीन लर्निंग के अंदर डेटा हो, सब ट्रांसपेरेंट हो, किसी का सेंसिटिव डेटा ना डाले। हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहे और मेंटेन करते रहे अपने डेटा को। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं करेंगे डेटा को, तो ओवर टाइम डेटा भी क्या होगा कि न्यू ट्रेंड्स नहीं एनालाइज कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पुरानी ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहले इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, डेटा रिलेटेड इश्यूज हो गए कि पुअर डेटा क्वालिटी है। देन बायसनेस आ गई। ठीक है, कि हमने डेटा को बहुत ज्यादा डाल दिया, अनफेयर डाल दिया, और जो मॉडल था उसके आउटकम्स गलत आ गए। देन डेटा बहुत ही कम डाल दिया, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग हो गई। मेनी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स स्पेशली डीप लर्निंग वंस आर लाइक
ब्लैक बॉक्सेस मेकिंग इट हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ दे अराइव एट अ डिसीजन। ठीक है, समटाइम्स क्या हुआ कि कुछ मॉडल्स हमारे बने ब्लैक बॉक्स, यानी कि उनको ये तो पता है कि इस इनपुट पे ये आउटपुट देना है, बट अंदर की वर्किंग ही नहीं पता। तो मैं उनको इनपुट आउटपुट पेयर तो दे रही हूँ, पर वो यही नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे कि वहां तक पहुंचे कैसे, डिबग नहीं कर पा रहे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, यानी कि लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी हो रही थी। ठीक है, और टाइम के साथ साथ मॉडल की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो रही थी अगर हम उसको अच्छे से डेटा ना दे पा रहे हो तो, या फिर आउटडेटेड डेटा दे रहे हो तो। ठीक है, समटाइम्स डेटा को ट्रेन करने में या फिर लेबल डेटा देने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था एंड प्राइस भी लग रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर स्केलेबिलिटी का इशू था, अगर बहुत ज्यादा लार्ज डेटा सेट होगा, हाई वॉल्यूम में होगा, तो भी इट इज अ चैलेंज। देन सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशू थे। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होगा, अब एमएल के पास खुद का दिमाग नहीं है, कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ले ली, किसी की प्राइवेसी कंसर्न हो गया, ये सारी चीजें हमें मॉनिटर और मेंटेन, अगर मैं बोल रही हूँ कि अपने मॉडल को बार बार मेंटेन करे या मॉनिटर करे, अब वो करने में भी तो हमें वी कैन से बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, साथ में परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होगी अगर तुम बार बार मॉनिटर करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अभी एमएल के लिए लोग इतने ट्रेन नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो लोगों का भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, दैट इज ऑल्सो एन इशू। ठीक है, और यहाँ पर पूरा डेटा कलेक्शन से लेकर डिप्लॉय करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो दीज आर सम इश्यूज इन मशीन लर्निंग। आई होप तुम्हें समझ आएगा क्या क्या इश्यूज मैंने बोले कि ओवर फिटिंग हो जाती है, अंडर फिटिंग हो जाती है, पुअर क्वालिटी का डेटा होता है, साथ में मनी भी बहुत लगता है, इनसफिशिएंट डेटा होता है, लोग इतने कम है, लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी है, ये सारी चीजें स्केलेबिलिटी इश्यूज है, मॉनिटर एंड मेंटेन करने में दिक्कत है। और साथ में हमने सारे पर्सपेक्टिव भी पढ़े कि हम मशीन लर्निंग को किधर किधर यूज कर सकते थे और क्या क्या लोगों के पर्सपेक्टिव थे, और उनको एक्चुअल में भी हम उधर उधर उन चीजों को यूज कर पा रहे हैं। तो अब एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजीज, पर्सपेक्टिव एंड इश्यूज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इज सिमिलर टू पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग क्या होगा, मशीन लर्निंग किधर किधर यूज हो रही है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया बैंकिंग में यूज हो रही है, हेल्थ केयर में यूज हो रही है ना, साथ में बिजनेस में भी लोगों की यूज हो रही है, डिसीजन मेकिंग में यूज हो रही है। तो पर्सपेक्टिव एंड एप्लीकेशन आर सिमिलर थिंग। तो यहाँ से हम तो मैंने कंप्लीट यूनिट 1 पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर तो पक्का कर देना। ठीक है, और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंड। और यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो अगर तुम्हें यूनिट 1 अच्छी लगी तो तुम आगे की यूनिट्स भी देख सकते हो एंड तुम्हारे एंड से पहले तक आ जाएगा, सब कुछ अपडेट हो चुका होगा। ठीक है, एंड बाकी तो दैट्स इट फॉर टुडे। नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर से करके जाना एंड बाय द वे क्या बाय द वे ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो एंड अच्छे से प्लेस्ड हो जाओ बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।